नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में जो आपका 15 अंकों का कंप्यूटर आना है, उसी में कुछ टॉपिक्स हैं आपके जैसे ईमेल, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय। इन टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे थे। इससे पहले मैंने आपके कुछ टॉपिक्स को कवर करवा दिया है जैसे मशीन लर्निंग, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स वगैरह, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इनके एमसीक्यूज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको अगर वो देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिए थे। अब उसके आगे शुरू करेंगे। इसको शुरू करूँ, मैं इससे पहले 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ। एक तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ की तैयारी कर रहे हो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, तो इसके मॉक टेस्ट की श्रृंखला आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मॉक टेस्ट की श्रृंखला के अलावा आपको इन्हीं मॉक टेस्ट का डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो भी मिलेगा, ठीक है? और साथ ही साथ अगर ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जो 65 अंक पंचायती राज से संबंधित आने हैं, जिनमें से 20 अंक योजनाओं के होंगे और 45 अंक पंचायती राज से होंगे। ये बैच अभी हाल ही में शुरू हुआ है, तो आप अगर चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 61 में। 61 को पढ़ो, कह रहा है कि किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क, इनको क्या कहा जाता है? फिर से समझो। कोई संस्थान है, संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है और उसके लिए जो निर्मित शेयर्ड नेटवर्क होता है, उसे कहा जाता है इंटरनेट। ठीक है? इंटरनेट, इसे ही कहा जाता है नेटवर्कों का जाल, नेटवर्कों का नेटवर्क, वैश्विक नेटवर्क, बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है इंटरनेट को। अब इसी में ये कुछ टर्म्स दिए हैं आपको, एक्स्ट्रानेट दिया है, टेलनेट दिया है, इंट्रानेट दिया है। ये क्या होता है? आओ ज़रा समझते हैं इनको। एक शब्द दिया है आपको, एक्स्ट्रा नेट, ठीक? इसका मतलब क्या है? एक्स्ट्रा नेट से 2-3 बातें आप याद रखो। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है? तो आप बताओगे यह एक निजी नेटवर्क है। यह एक निजी नेटवर्क है और इसमें व्यापक दर्शक यानी कि इंट्रानेट से वृहद रूप से व्यापक दर्शक और एक संकीर्ण उद्देश्य होता है। संकीर्ण उद्देश्य इसका होता है। अच्छा, सामान्यतया ये आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए सूचना के संचार या हम कहें इन्फॉर्मेशंस के आदान-प्रदान के लिए एक मंच तैयार करते हैं एक्स्ट्रानेट। तो हम कह सकते हैं सामान्यतः आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए एक सूचना संचार का मंत्र है। सॉरी मंच है ना? एक सूचना संचार का यह एक मंच है। यहाँ तक क्लियर हुई? अच्छा, ये तो है बात एक्स्ट्रानेट की। अब बात कर लो जरा, एक शब्द दिया है आपका इंट्रानेट। इंट्रानेट, ये क्या है? वास्तव में यह एक, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक निजी नेटवर्क होता है। निजी नेटवर्क, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। क्या है ये? ये किसी कंपनी द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपयोग किया जाने वाला एक निजी नेटवर्क है। ठीक है? निजी नेटवर्क है। अच्छा, एक शब्द और आपको दिया था, ये तो हो गया एक्स्ट्रानेट। टेलनेट, ये क्या है? आओ देखते हैं। टेलनेट, ये क्या है? तो आप बताओगे इससे क्या आशय होता है? इससे आशय है टेलीटाइप टेलीटाइप नेटवर्क से। इसका आशय टेलीटाइप नेटवर्किंग से है। और क्या है ये? तो यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। एक प्रकार का यह प्रोटोकॉल है जो क्या करता है? एक कंप्यूटर को एक कंप्यूटर को स्थानीय कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। ठीक है? एक तरह से हम ये कह सकते हैं, जैसे सपोज़ करो मैं ये 2 सिस्टम बनाता हूँ। एक ये आपका सिस्टम है और एक ये आपका सिस्टम है। ठीक है? ये क्या है और ये क्या है? ये एक ऐसा कंप्यूटर जो कनेक्शन या हम कहें जिससे कनेक्शन शुरू होता है। ठीक है? ऐसा कंप्यूटर जिससे कनेक्शन
शुरू होता है और जिससे कनेक्शन शुरू होता है, उसे साधारणतया स्थानीय कंप्यूटर कहा जाता है, लोकल कंप्यूटर, ठीक है? इसे स्थानीय कंप्यूटर कहा जाता है। अच्छा, ये क्या है? यह एक ऐसा कंप्यूटर है, जिस कंप्यूटर से जिस कंप्यूटर से कनेक्शन किया जाता है, यानी दूरस्थ होता है ये, कनेक्शन किया जाए। इसका आशय क्या है? इसे दूरस्थ कंप्यूटर कहा जाता है या हम कहें इसे कहा जाता है रिमोट कंप्यूटर, ठीक है? यह एक रिमोट कंप्यूटर है। तो इन्हीं दोनों के मध्य यह एक टेलीटाइप नेटवर्क स्थापित करता है। तो वापस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र के बारे में पूछा है। वेब ब्राउज़र मैंने आपको बहुत सारे बताए थे। क्या-क्या बताए थे वेब ब्राउज़र? अ, इसमें मैंने आपको बताया था मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट का है, ध्यान रखना इसका नाम भी पूछा जाता है, एज किसका है? और नेटस्केप नेविगेटर, ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन ये नहीं है। ये क्या है? ये एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन, गूगल। अच्छा, अब ये जो सर्च इंजन है, मैंने आपको सर्च इंजन्स के भी नाम बताए थे। गिनाओ ज़रा मुझे। सर्च इंजन। सर्च इंजन मैंने बताया था, कौन-कौन है? याहू, या फिर मैंने बताया था गूगल, अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा, मैंने बताया था हॉटबॉट, हॉटबॉट, मैंने बताया था वेब क्राउलर, ठीक है? या फिर एक्साइट, एक्साइट। ये सारे के सारे याद रखो आप, पूछ लिए जाते हैं घुमा-फिरा के इन्हीं में से। याहू, गूगल, अल्टा विस्टा हो गया, हॉटबॉट हो गया, वेब क्राउलर हो गया या फिर एक्साइट। अच्छा, यहाँ से आप 2 बातें याद रखना, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई भी थी। एक बात याद रखो अल्टा विस्टा से, अल्टा विस्टा से क्या याद रखोगे? आपसे अगर पूछा जाए ये क्या है, तो आप बताओगे यह याहू का याहू का सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपसे सीधा-सा सवाल पूछा जाएगा अल्टा विस्टा का संबंध किससे है? तो आप बताओगे इससे है, याहू, ठीक है? किसने इसका विकास किया? इसका विकास किसने किया था? तो आप बताओगे इसका विकास किया था डीईसी ने। डीईसी क्या है? डिजिटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, ठीक है? तो इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने विकसित किया। अच्छा, एक 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 शब्द मैं और आपको बताता हूँ। अ, एक शब्द आपने सुना होगा, वेब पेज स्पाइडर, वेब पेज स्पाइडर, ये क्या है? वेब पेज स्पाइडर के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप बताओगे वेब क्राउलर को, या वेब क्रॉलर, यही लिखा मिलता है कई जगह। तो वेब क्रॉलर ही, या हम कहें वेब क्रॉलर या वेब क्राउलर को वेब पेज स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा गूगल। नेक्स्ट देखो, किसी बाहरी संस्था को इंटरनेट वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो, तो क्या होता है? फिर से समझो, कोई बाहरी संस्था है, उस बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो, तो प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा? ये प्रयोग होगा एक्स्ट्रानेट का। अभी मैंने आपको एक्स्ट्रानेट की परिभाषा बताई थी। बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेज को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है एक्स्ट्रानेट। नेक्स्ट देखो, 64 कह रहा है वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में एलएएन का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, तो कह रहा है कि वह नेटवर्क बताओ जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में एलियन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गौर करो, सपोज करो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है? अब इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हैं आपस में। बिल्डिंग है तो कई माले की होगी। अब इन मालों में अपना अलग-अलग लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, इनसे ये कंप्यूटर ये आपस में जुड़े हैं। तो ये जो लैन है, इनको भी आपस में कनेक्टिविटी कौन प्रदान करता है? इनको आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करता है यही इंट्रानेट, इंट्रानेट, ठीक है? और वही आपसे पूछा है कि बिल्डिंग के अंदर, बाहर नहीं जा रहा है, बाहर जाएगा तो फिर आप ये समझिए बड़ा-सा नेटवर्क स्थापित होगा, यानी कि इंटरनेट भी हो सकता है। लेकिन कह रहा है कि आपको बिल्डिंग के अंदर रहना है और बिल्डिंग के अंदर जो भी कंप्यूटर्स होंगे, जो लैन से जुड़े होंगे, उनको एक-दूसरे से कनेक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? इंटरनेट। बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, स्टीरियो इमेज का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? स्टीरियो इमेज, सबसे पहले तो आप ये समझो, ये है क्या? देखो, स्टीरियो स्टीरियो इमेजिंग, ये क्या है? आप बताओगे, यह एक
ऑडियो, यह एक ऑडियो सिग्नल की स्टीरियो इमेज में हेर-फेर करता है, या हम कहें इमेज में हेर-फेर करने और उसे बढ़ाने की प्रक्रिया है। उसे बढ़ाने की यह एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अच्छा, ये क्या करता है? यह गहराई पैदा करता है, डेप्थ, गहराई पैदा करता है। इसके अलावा यह स्पष्टता के साथ ध्वनियों को अलग करता है। ध्वनियों को यह अलग करता है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? तो अब यहाँ पर आओ, कह रहा है कि स्टीरियो इमेज को का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? गहराई अनुभूति प्रभाव के लिए। सामान्यतया जो स्टीरियो इमेज का प्रयोग होता है, वो गहराई अनुभूति प्रभाव के लिए ही किया जाता है। ठीक है? 65 का नेक्स्ट देखो। 66 इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 इसका उपयोग क्या है? F11 ये जितनी भी F1, F2, F3 ये सारी की सारी फंक्शन कीज़ कहलाती हैं, फंक्शनल कीज़। तो F11 क्या है? इससे पहले मैं इसको बताऊँ, मैं और कुछ F आपको बताता हूँ। जैसे गौर करो, मैंने कहा मुझे बताओ F1 क्या है? आप बताओगे F1 का सीधा-सा आशय होता है क्विकली ओपन, क्विकली ओपन, क्विकली ओपन द हेल्प मेनू। F2 का मतलब अगर मैं पूछूँ आपसे ये क्या है? तो आप बताओगे रीनेमिंग। ठीक है? नेम, रीनेम, रीनेम करना, रीनेमिंग द फाइल एंड फ़ोल्डर, फाइल और फ़ोल्डर को रीनेम करना। अच्छा, अब मैं पूछूँ आपसे F3 का मतलब क्या है? तो आप बताओगे सर्च फ़ील्ड। F4 का मतलब क्या है? ये फ़ंक्शन की F4 से क्या होता है? इससे होता है रिपीट, जो आपके जो रीसेंट रिएक्शंस होते हैं, उनको रिपीट करना। रिपीट द रीसेंट एक्शंस, या हम कहें रीसेंट रिएक्शन। कुल मिला के रिपीट F4 है, सर्च F3 है, रीनेम F2 है और हेल्प मेनू को खोलना F1 है। ये तो F4 तक की कहानी हो गई। अब मुझे बताओ F5 क्या है? F5 मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है रिफ्रेश, रिफ्रेश द करंट पेज, करंट पेज को रिफ्रेश करना। तो कुल मिला के आप केवल और केवल ये शब्द याद रखोगे, ये शब्द हेल्प मेनू F1 से, रीनेमिंग F2 से, सर्च F3 से, रिपीट F4 से और रिफ्रेश F5 से। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं F7 क्या है? तो आप बताओगे स्पेलिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक। ठीक है? मुझे बताओ F8 क्या है? F8 है सेम मोड और F10 क्या है? इसका मतलब होता है राइट क्लिक कर देना, राइट क्लिक, मतलब समझ पा रहे हो? ये राइट क्लिक क्या है? राइट क्लिक आप माउस से करते हो, ठीक है? अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप टचपैड से करते हो राइट क्लिक। लेकिन अगर आप के पास ये विकल्प ना हो, तो आप कीबोर्ड से कैसे करोगे? F10 से। आप F10 दबाइए, आपका राइट क्लिक हो जाएगा, ठीक है? अब आ जाओ F11 में। F11 मतलब क्या है? इसका मतलब होता है फुल स्क्रीन में बदलना वेब ब्राउज़ के पेज को। फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन मोड ऑन योर वेब ब्राउज़र। तो आपसे वही पूछा गया है F11 का उपयोग कहाँ पर होता है? ताज़ा करने के लिए? नहीं। रिफ्रेश करने के लिए? बिल्कुल नहीं होता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी नहीं होता है। सर्च इंजन बदलने के लिए भी नहीं होता है। फुल स्क्रीन चालू करने के लिए। यही तो मैंने लिखा था यहाँ पे, F11 फुल स्क्रीन, ठीक है? पूर्ण स्क्रीन का मतलब है फुल स्क्रीन। तो 66 का आपका जो डी पार्ट होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 67, क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड अगर आपको देखना हो, तो आप कौन-सी कीबोर्ड में कौन-सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे? सोर्स कोड देखना है, सिंपल सा क्वेश्चन। कंट्रोल यू का इस्तेमाल होता है सामान्यतया सोर्स कोड के लिए, ठीक है? सोर्स कोड के लिए। 68 देखो, कह रहा है कि कौन-सा ये ऑप्शन है, एक तरीका है
जिसे ब्राउज़र से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुँचा जा सकता है। आप सर्फिंग कर रहे हो, किसी वेबसाइट में आप पहुँचे, अब आप चाहते हो कि ये वेबसाइट को मैं सेव कर लूँ, ताकि जब भी कभी मुझे ये जो पेज में मुझे दिखा है वेब पेज, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स या हम कहें जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, उस इन्फॉर्मेशन को मैं दोबारा पढ़ पाऊँ। तो फिर आप इनमें से कौन किसका इस्तेमाल करते हो? कुकी का तो इस्तेमाल करते नहीं हो, आप करते हो बुकमार्क का इस्तेमाल, ठीक है? तो ये है क्या बुकमार्क? आओ देखो, ये बुकमार्क है क्या? वास्तव में इंटरनेट इंटरनेट ब्राउज़र के साथ ध्यान देना, इंटरनेट ब्राउज़र के साथ जो बुकमार्क होता है, बुकमार्क वेब पेज के पते को सहेजने की एक प्रक्रिया है, को सहेजने की एक प्रक्रिया है। अच्छा, अब इसमें होगा क्या? होगा ये कि जब आप बुकमार्क करते हो, तो फिर आप उसी वेब पेज पर आसानी से पहुँच जाते हो। अच्छा, इसको करने का कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ है, CTRL+D। CTRL+D जब आप दबाते हो, तो आपका जो पेज होता है, वो बुकमार्क हो जाता है, बुकमार्क हो जाएगा। इसको भी याद रखो, ये बुकमार्क के लिए आपसे शॉर्टकट कुंजी पूछी जाती है, तो कंट्रोल+T, ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, 68 का सही उत्तर हो जाएगा बुकमार्क। ठीक है? बुकमार्क इसको हटा दो, ये वाला सही हो जाएगा या फिर आप इसको सही कर लो तो ऊपर वाला गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन रखो यहाँ पे। नेक्स्ट देखो 69, वेब ब्राउज़िंग के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य क्या होता है? अभी मैंने बताया था और अब आप इसको पढ़ो। क्या आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे? फिर से समझो, वेब ब्राउज़िंग के संदर्भ में बुकमार्क इसका उद्देश्य क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि आप किसी वेब पेज में गए, उसमें इन्फॉर्मेशंस को आपको हाँ, सेव करना है। तो फिर आप बुकमार्क का इस्तेमाल करते हो। अब ज़रा पढ़ो, विशिष्ट वेबसाइटों को सेव करने के लिए व्यवस्थित कर सकें ताकि उन पर बार-बार जा सकें। विशिष्ट वेबसाइटों को सेव करें और व्यवस्थित करते हैं बुकमार्क की सहायता से। सही लग रहा है मुझे। आगे पढ़ो, देखो और भी कोई है ऑप्शन इसी से मिलता-जुलता। बुकमार्क छोटे एप्लीकेशन को प्लग इन कर सकें, जो आपको वेब ब्राउज़र में कुछ नियत प्रकार की सामग्री की सुविधा दें। नहीं, ये गलत हो जाएगा। एक वेबसाइट से अपने कंप्यूटर पर एक इमेज सेव कर सकें, गलत है ये भी। इन वेबसाइटों पर जा सकें जिन्हें आपने हाल ही में देखा है। सभी में नहीं जा सकते हैं, जो ठीक लगेगी उनको सेव किया जाएगा, तो ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है? 70 देखो, निम्नलिखित में से कौन-सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं? कौन है जो सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं? लिंक्डइन ये भी है, पिनट्रेस्ट ये भी है सोशल नेटवर्किंग साइट और इंस्टाग्राम इससे तो आप परिचित ही होंगे। इन दोनों साइट से आप परिचित होंगे और पिंटरेस्ट क्या है? इससे मैं आपको बताता हूँ, परिचित कराता हूँ। ये 3 के तीनों हो जाएँगे, ठीक है? 1, 2 और 3 ये वाला सही हो जाएगा। आओ देखो, इसको समझो, पिंटरेस्ट क्या है? पिनट्रेस्ट यह अमेरिकन सोशल मीडिया साइट है। यह एक अमेरिकन सोशल मीडिया सोशल मीडिया सेवा है या साइट है, ठीक? और यह सामान्यतया पिन बोर्ड के रूप में सेवा या हम कहें इन्फॉर्मेशन लिख लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। पिन बोर्ड के रूप में सूचना प्रकाशित करती है प्रकाशित करती है। क्लियर है बात? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 70 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 71, निम्नलिखित में से कौन-सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? वेब ब्राउज़र का उदाहरण पूछ रहा है। स्टारबक्स तो है नहीं, ओपेरा भी नहीं, यही सही हो जाएगा। यही है वेब ब्राउज़र। गूगल ऐप्स, ओडेल ये कुछ नहीं है। वेब ब्राउज़र मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट देखो 72, कह रहा है कि कौन-सा इनमें से उठा लो, कौन-सा मोड है जिसमें ब्राउज़ करते समय आप जो कुछ भी खोजते हैं और जिस किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वह आपके ब्राउज़िंग इतिहास में दिखाई नहीं देगा, यानी कि वो सीक्रेट सर्च होता है वो। तो आपने इंटेल्गो का नाम सुना होगा सॉरी इनकॉग्निटो का। इनकॉग्निटो मोड होता है ये और आप जब इस मोड में कुछ भी सर्च करते हो, तो इस मोड के साथ-साथ आप गूगल में जब भी कभी सर्च करोगे, तो आपकी असली पहचान छिपा दी जाती है। लेकिन अभी एक केस हुआ था अमेरिका में और गूगल के ऊपर उसमें जुर्माना भी लगाया गया था काफ़ी सारा। उसमें हुआ ये था कि इनकॉग्निटो मोड पर कुछ लोग
काम कर रहे थे, अपनी सर्फिंग कर रहे थे, तो गूगल ने ये उनका डेटा लीक कर दिया था। तो इसके चलते गूगल के ऊपर काफ़ी भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया था। कुछ भी है, ये जो भी आपको डेटा दिए जा रहे हैं, हम कहें, ये जो मोड है इनकॉग्निटो, ये भी सेफ नहीं है। गूगल के पास इसकी सारी जानकारी रहती है। ये केवल और केवल कहने के लिए है कि आप कुछ भी खोजते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं, आपके ब्राउज़िंग इतिहास में वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन नहीं, ऐसा सब कुछ होता है। ठीक है? हाँ, और इसका हाल ही में अमेरिका में केस भी हुआ था। तो ख़ैर, क्वेश्चन के हिसाब से आपका सही उत्तर होगा इनकॉग्निटो। नेक्स्ट देखो 73, इनमें से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? कौन है जो वेब ब्राउज़र नहीं है? नेटस्केप नेविगेटर ये वेब ब्राउज़र है, एप्पल सफारी वेब ब्राउज़र है, क्रोम वेब ब्राउज़र है गूगल का। एचटीएमएल ये वेब ब्राउज़र नहीं है। तो ये है क्या? आओ देखो। एचटीएमएल मतलब क्या है इसका? मतलब है हाइपर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और सामान्यतया ये क्या है? तो ये एक ऐसी भाषा है जो www पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए प्रयोग की जाती है। अर्थात www पर वेब पेज डिज़ाइन करने में प्रयोग की जाती है, करने में प्रयोग होती है। ठीक है? अच्छा, अब मुझे बात बताओ, ये जो एचटीएमएल है, एचटीएमएल में हाइपर टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है। और आपने 2 शब्दों से आप परिचित होंगे, एक तो होता है हाइपर टेक्स्ट और एक होता है हाइपर लिंक। ये मतलब क्या है? हाइपर लिंक, आपसे अगर सीधा सा सवाल पूछे कि मुझे बताओ, जो वेब पेज होते हैं, वेब पेज को, या हम कहें वेब पेज आपस में जुड़े होते हैं किससे? हाइपर लिंक से। और हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं? हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है, इमेज वगैरह इसमें सब कुछ होता है, वीडियो इमेज वगैरह। तो हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है, एक ऐसा टेक्स्ट है जो अन्य वेब पेज से जुड़ा होता है। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा एचटीएमएल। नेक्स्ट देखो 74, सफारी एक है। सफारी क्या है? एप्पल सफारी एक वेब ब्राउज़र है। डी पार्ट सही हो जाएगा। 75 देखो, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया था? मोज़िला फायरफॉक्स, नाम सुना है पूरा? मोज़िला का, अर्थात मोज़िला कॉर्पोरेशन के द्वारा ये विकसित किया गया था। नेक्स्ट देखो, वेब ब्राउज़रों में कौन-सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? अच्छा, ये क्या है? ये शब्द आप इसको जब जान पाओगे, तो फिर आप इसके उत्तर तक भी पहुँच पाओगे। ये शब्द है प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक? मतलब क्या है इसका? मतलब सीधा-सा है। हिंदी में अगर कहें तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो मालिकाना हक जताता हो, अर्थात इसे कहा जाता है मालिकाना सॉफ्टवेयर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के लिए आपको खरीदना पड़ेगा ये। अर्थात ये वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर, ये लाइसेंसेबल होते हैं। लाइसेंस, अर्थात हम कहें इसे खरीदना पड़ता है। ठीक है? लेकिन आपसे कह रहा था कि खरीदना पड़ता है से मतलब समझते हो आप? खरीदना पड़ता है का मतलब ये है कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका स्वामित्व किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के पास होता है ना? बात समझ पाए? अच्छा, तो अब यहाँ पर आओ, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, इसे नहीं खरीदना पड़ता है, तो यही है मोज़िला फायरफॉक्स, इसे नहीं खरीदना पड़ता है। ठीक है? तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा मोज़िला फायरफॉक्स ओपेरा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 77, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा या कौन से क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ब्राउज़र हैं? क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ब्राउज़र इनमें से कौन से हैं? जैसे आपसे जब भी कभी क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ब्राउज़र पूछे जाएँ, तो आप बताओगे ओपेरा, आप बताओगे फायरफॉक्स, आप बताओगे जैसे क्रोम, आप बताओगे ब्रेव, इनके नाम याद कर लीजिए। घुमा-फिरा के ये पूछे जाते हैं आपसे। तो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ब्राउज़र आपसे पूछा गया है, क्रोम। पहला वाला केवल सही हो जाएगा आपका। ठीक? हर एक प्लेटफ़ॉर्म पर हाँ, ये सक्षम है। नेक्स्ट देखो 78, ब्राउज़र उपयोग किया जाता है। मैंने कहा था आपसे कि आपको बताया था कि आप ये हो आप यूज़र हो और ये है आपका सिस्टम। तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है इंटरनेट के पास, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है।
तो आप अपने सिस्टम में किसकी सहायता से जाते हो? ये बैठा है ब्राउज़र और फिर ये एक्सेस प्रदान करता है आपको इंटरनेट में। अब ज़रा पढ़ लो, ऑप्शन में आ जाओ। ब्राउज़र प्रयोग किया जाता है तकनीकी लोगों के लिए जो आप कैसे हो? आप अ, टेक्निकली या हम कहें आप अगर इस तरह की जानकारियाँ रखते हो तो आप टेक्निकली लिटरेट हो। गैर तकनीकी लोगों के लिए तो नहीं होता है। ऐसे लोग जिन्हें कमांड याद रखने की ज़रूरत है, ये भी गलत है साक्षर लोगों के लिए। ये तकनीकी लोगों के लिए है, ये पार्ट। नेक्स्ट देखो 79 वेब ब्राउज़र के बारे में सही कथन बताइए। अभी मैंने आपको बताया था यूज़र है, सिस्टम है आपका और आप इन्फॉर्मेशंस चाहते कहाँ से हो? इंटरनेट से और फिर आपको इंटरनेट तक पहुँच कौन प्रदान करता है? ये वेब ब्राउज़र। तो आप पढ़ो, वेब ब्राउज़र के संबंध में सही कथन बताओ। सही कथन नहीं है, ये पूछा है आपसे। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम है। हाँ, बिल्कुल सही है। भाई आप जब वेब पेज के पास जाते हो, तो वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स ही तो होते हैं। नेक्स्ट देखो ये यूज़र्स को इंटरनेट के संसाधनों तक एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। ये यूज़र है, आप हो, आप यूज़र हो, आपको इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करने में सक्सेसफुल कौन बनाता है? ये ब्राउज़र, तो ये भी सही है। एक वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम है, ये भी सही है। ये एक एमएस ऑफिस एप्लीकेशन है, ये गलत हो जाएगा और आपसे यही पूछा है क्या सत्य नहीं है? डी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो 80 नंबर, ब्राउज़र खोलने के बाद किसी वेबसाइट को देखने के लिए निम्नलिखित में से पहला चरण कौन-सा है? गौर करो। आप हो, आपको कहाँ जाना है? इंटरनेट, इंटरनेट। आपको इन्फॉर्मेशंस यहाँ से निकालनी है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? ब्राउज़र का, ठीक है? क्रोम, मान लीजिए क्रोम है ये, क्रोम। आप गए अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में गए, क्रोम पर आपने डबल क्लिक किया। इसके बाद आप क्या करते हो? आप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, उसका एड्रेस आप सीधे-सीधे टाइप कर देते हो और आपको इंटरनेट का जो एक्सेस है, वो प्रदान कर दिया जाता है। बात खत्म। तो ये कह रहा है कि पहला चरण बता दो। ब्राउज़र विंडो को रिफ्रेश करते हो क्या? ना, गलत है ये। इंटरनेट ब्राउज़र सेटिंग्स खोलते हो क्या? बिल्कुल गलत है ये। ब्राउज़र एड्रेस बार में वेबसाइट एड्रेस टाइप कर देते हो? हाँ, यही सही है। और हम इंटरनेट तक पहुँच हमारी बन जाती है। बैक बटन पर क्लिक करते हो? ये भी गलत है। ये सी पार्ट इसका सही हो जाएगा, सी का सी, ठीक है? ब्राउज़र खोलने के बाद किसी वेबसाइट को देखने के लिए निम्नलिखित में से पहला चरण क्या है? आप ब्राउज़र एड्रेस बार में जाते हो, उसमें वेबसाइट एड्रेस टाइप करते हो। हाँ, बस इतना काम है, यही है पहला चरण, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 80 का सही हो जाएगा सी पार्ट। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 80 तक थे। इंटरनेट, ईमेल, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के परिचय से संबंधित। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे और चलते-चलते यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ की तैयारी के लिए आपको मॉक टेस्ट की श्रृंखला और साथ ही साथ अ, 65 अंकों का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।